हेलो दोस्तों, आप सभी का उत्तम क्लासेस में हार्दिक स्वागत और वंदन है। साथियों, बात कर रहे हैं, आज कुछ बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि एक ये है, एक पॉइंट्स है कि विश्व सैन्य वे पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर, यानी कि सीपरी, जिसको कहते हैं सीपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपरी, कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश था। यानी कि जो भारत है वो इस समय जो सैन्य खर्च है उसमें दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश देश था। 2021 में वैश्विक रक्षा व्यय अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अगर 2021 की बात करें तो वैश्विक रक्षा व्यय अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, और ये कोविड 19 की महामारी के बावजूद 2.1 ट्रिलियन डॉलर रहा। यानी कि 2.1 ट्रिलियन डॉलर। और शीर्ष जो 5 देश हैं उसमें खर्च करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं कि सीपरी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देश हैं। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 है यूनाइटेड किंगडम, और ये तुम्हारा रशिया, नंबर 3 जो कि भारत है, और नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम, और नंबर 5 है रशिया। तो ये शीर्ष 5 देशों का दुनिया के वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 62% हिस्सा है। भारत का सैन्य खर्च, देखिए, भारत का जो सैन्य खर्च है वो सीपरी के आंकड़ों के अनुसार भारत का सैन्य खर्च 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर था। 2021 में अगर भारत का सैन्य खर्च देखें तो 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर, यानी कि 76.6 बिलियन डॉलर था, जो कि 2020 से 9.0.9% की वृद्धि, और 2012 से 33% की वृद्धि हुई। 33% की वृद्धि हुई। भारत पाकिस्तान और चाइना के साथ चल रहे सीमा तनाव और विवादों का सामना कर रहा है। साथियों, एक ये भी रीजन हो सकता है सैन्य खर्च का सबसे ज्यादा, कि भारत जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ जो सीमा तनाव है, विवादों का सामना कर रहा है, इस वजह से उसे सैन्य खर्च पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। इसलिए भारत लगातार अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है और हथियारों के उत्पादन में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। ये एक रीजन जो कि महत्वपूर्ण रीजन है। तो विश्व सैन्य व्यय पर आपने देखा कि जो भारत है वो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सैन्य खर्च वाला देश बन गया है। साथियों, दुनिया भर में सैन्य खर्च के मामले में हम देखें तो 2021 में दुनिया के सैन्य खर्च में अमेरिका का 38% हिस्सा रहा है। चीन की हिस्सेदारी लगभग 14% रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य खर्च में लगातार 27वें साल इजाफा हुआ है। अगर चीन खर्च में देखें तो लगातार 27वें साल जो है इजाफा हुआ है। पूर्वी और दक्षिण चीन सागरों के क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक प्रमुख सैन्य खर्च चालक बन गई। रूस ने भी लगातार तीसरे वर्ष सैन्य खर्च में वृद्धि देखी। रूस द्वारा क्रीमिया के विलय के जवाब में पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 2016 से 19 के बीच रूस के सैन्य खर्च में गिरावट आई थी। साथियों, ये चीज जो रूस द्वारा जो क्रीमिया के विलय के जवाब में पश्चिम द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसके कारण 2016 से 2019 के बीच रूस के सैन्य खर्च में गिरावट आई थी। परंतु 2021 में उच्च गैस और तेल राजस्व ने देश को अपने सैन्य खर्च में बढ़ावा देने में मदद की है। तो ये चीज हमने देखा कि दुनिया भर में जो सैन्य खर्च होता है उसके बारे में। आइए जानते हैं आहार, जो कि 2020 नामक एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो आहार है, AAHAR आहार 2022 नामक एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन ITPO के सहयोग से कृषि और
प्रसंस्कृत जो है खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो आहार जो कि नामक एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य और अतिथि मेला है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाया गया, और इसमें साथियों आईटीपीओ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और अगर इसके मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो ये 26 अप्रैल 2020 को शुरू होगा। ये 26 अप्रैल 2020 को शुरू होगा, और यहाँ तक की बात है कि ये शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। ये मेला 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इस मेले का 36वां संस्करण है। ये इस मेले का 36वां संस्करण है। और साथियों ये मेला आगंतुकों के साथ प्रतिभागियों के एक बेजोड़ अवसर प्रदान करेगा, और जो उन्हें नई व्यवसायिक लीड उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी। तो साथियों ये जो नए नए आगंतुक हैं जो कि प्रतिभागी बन रहे हैं, उनका एक बेजोड़ अवसर है, और उन्हें नए व्यवसाय में को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही एक नया अवसर प्रदान करेगा। ये मेला देश के गतिशील बढ़ते बाजार को कुशल और प्रभावी तरीके से विपणन करने में मदद मिलेगी। साथियों उपलब्ध उत्पाद क्या होंगे कि ये आयोजन में देश के कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों में 80 से अधिक निर्यातक भाग लेंगे, यानी कि 80 से अधिक निर्यातक भाग लेंगे, और जैविक व प्रसंस्कृत खाद्य व जमे हुए खाद्य उत्पादों के साथ साथ भौगोलिक संकेत उत्पाद शामिल हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में साथ साथ लद्दाख, और चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, और चाहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के निर्यातकों के लिए एक एपीडा द्वारा समर्पित स्टॉल बनाए गए हैं। प्रतिभागियों में किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ, और महिला उद्यमी व बाजरा निर्यातक व स्टार्टअप आदि शामिल है। तो ये हमने जाना कि एक जो आहार मेला लग रहा है, एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और अतिथि मेला, इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु थे रहे, और इसमें किसका सबसे बड़ा सहयोग रहा, यानी कि आईटीपीओ का सबसे बड़ा सहयोग रहा, और ये जो है प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातक विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016 से 30 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए भारत की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। साथियों जो मलेरिया है, इसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क NFME 2016 से 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए भारत की रणनीतियों की एक रूपरेखा तैयार करता है, और इस ढांचे को देश से मलेरिया को खत्म करने और जीवन स्वास्थ्य को बेहतर गुणवत्ता में योगदान देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। NFME उद्देश्यों, लक्ष्यों, रणनीतियों व समय सीमा को परिभाषित करता है, जो चरणबद्ध तरीके से भारत में मलेरिया उन्मूलन की योजना बनाने और उसकी वकालत करने में एक रोड मैप तैयार काम करेगा, एक रोड मैप का काम करेगा। तो साथियों NFME जो है वो उद्देश्यों, लक्ष्यों, रणनीतियों व समय सीमा को परिभाषित करता है, और ये चरणबद्ध तरीके से भारत में मलेरिया के उन्मूलन के लिए एक योजना तैयार करेगा, और उसकी वकालत के लिए रोड मैप का भी काम करेगा। तो साथियों ये चीज हमने देखा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महामारी विज्ञान की स्थिति के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जो कि आपने देखा NFME एशिया पैसिफिक लीडर मलेरिया अलायंस मलेरिया इलिमिनेशन रोड मैप, और आपने देखा हु यानी कि WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-2030 GTS के अनुरूप है। NFME का लक्ष्य क्या है? देखिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो इसका लक्ष्य है। तो आइए जानते हैं इसका लक्ष्य के बारे में। 2030 तक पूरे भारत में मलेरिया उन्मूलन को खत्म करना, इसका लक्ष्य मात्र यही है कि 2030 तक कोई भी मामले यानी कि शून्य स्वदेशी मामले मिलने चाहिए, यानी कि मलेरिया पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाए भारत से, और उन क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त की स्थिति बनाए रखें जहां मलेरिया संचरण बाधित हो गया है, वह मलेरिया को फिर से होने से रोकना है। ये चीज हम ध्यान देंगे। और 2022 तक सभी निम्न श्रेणी यानी कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से मलेरिया का उन्मूलन किया जाएगा। सभी केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों में मलेरिया की घटनाओं में प्रति 1000 पर एक मामले से कम करना,
और कम से कम 31 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 2024 तक मलेरिया को समाप्त कर देना, ये इसका लक्ष्य है। 2027 तक सभी केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों में मलेरिया के स्वदेशी संचारण को समाप्त किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में स्थानीय मलेरिया संचरण पुनः स्थापना को रोकना और इसे समाप्त कर दिया गया है। 2030 तक भारत में मलेरिया मुक्त स्थिति बनाई जाएगी। तो साथियों, ये हमने देखा कि मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया था और इसके लिए क्या क्या सुझाव, आपने देखा क्या क्या सुझाव बनाए गए हैं। आइए जानते हैं रियल टाइम लेन देन के बारे में। तो रियल टाइम लेन देन ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन लगभग 48 बिलियन से बढ़कर लेन देन जो रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। ये चीन का 3 गुना है। हमने देखा कि जो रियल टाइम लेन देन था एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार, जो एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है वो बता रही कि भारत का जो रियल टाइम है 2021 में वो बढ़ करके 48.6 बिलियन हो गया है, जो कि चीन का 3 गुना है और भारत के बाद 18 अरब लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर है। आप अगर इसके मुख्य पॉइंट को देखें तो हम जाने कि भारत के लेन देन की मात्रा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस की संयुक्त मात्रा 7 गुना से अधिक है और 7.5 बिलियन है। आपने देखा 2021 में वास्तविक समय के भुगतान के अनुसार व्यापक रूप से अपनाने से लागत की बचत हुई है और जो भारतीय उपभोक्ता हैं वो व्यवसायों के लिए 12 बिलियन डॉलर है। आपने देखा जो जो वास्तविक समय के भुगतान के व्यापक रूप से अपनाने से लागत में बचत हुई है और इससे 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक उत्पादन को अनलॉक करने में मदद मिलेगी और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का जो कि कितना है 0.56%। अच्छा, रियल टाइम लेन देन की वृद्धि के कारण क्या है? तो आइए जानते हैं रियल टाइम लेन देन की वृद्धि के कारण। व्यापारियों में QR कोड भुगतान जो है और यूपीआई आधारित मोबाइल भुगतान ऐप की वृद्धि के साथ साथ कोविड-19 की महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि ने वास्तविक समय के भुगतान को 2021 में बढ़ावा दिया गया और उपभोग नगद से डिजिटल रियल टाइम भुगतान विधियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कुल भुगतान मात्रा में रियल टाइम भुगतान का हिस्सा 2026 में 70% के पार कर जाएगा। अगर वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेन देन की बात करें तो हम देखेंगे कि दुनिया भर में रियल टाइम भुगतान 2021 में 118 बिलियन को पार करेगा। दुनिया भर में रियल टाइम भुगतान लेन देन में 2021 में 118.3 बिलियन पार करेगा और सालाना आधार पर 64.5% की वृद्धि है। 2026 में इससे बढ़कर 427 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया। ब्राजील, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया क्रमशः 8.7 बिलियन, 9.7 बिलियन और 7.4 बिलियन वास्तविक समय से लेन देन के मामले में भारत और चीन से पीछे। इस रिपोर्ट में 53 देशों में रियल टाइम भुगतान की मात्रा को भी ट्रैक किया है और रूस को छोड़कर सभी G20 देशों को कवर किया है। इस शोध में पाया गया कि दुनिया भर के आधे से ज्यादा यानी कि 52.71 फीसदी उपभोक्ता मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज हमने देखा कि रियल टाइम भुगतान क्या था। आइए जानते हैं जर्मनी की अर्थव्यवस्था। जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने घोषणा करी है देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक पासपोर्ट विकसित करने की योजना है जो यूरोपीय पर्यावरणीय प्रभाव को पता लगाएगी।